Hello, friends. Good morning. Today we will discuss on the metallography. सबसे पहले व्हाट इज मेटलोग्राफी। तो जैसे इंडस्ट्रीज में आप कोई भी मेटल या कोई भी मेटालिक मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो बिफोर यूजिंग दैट मटेरियल we have to be sure that that material is suitable for that purpose and वो उसका लाइफ आपको लंबा दे। तो उसके लिए आपको मेटल में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब जानने की ज़रूरत पड़ती है। So, metallography is the study of the microstructure of all type of metallic alloys. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर मेटल का आप मेटलोग्राफी कर सकते हो। आप एलोइज, मतलब एलोइज क्या है वो हमने पहले पढ़ा था। इसे मिक्सचर ऑफ 2 और 3 मेटालिक एलिमेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कुछ मेटालिक एलिमेंट मिक्स करके आप कुछ नया मेटल बनाते हैं, तो उसको एलोई बोलते हैं। तो मेटलोग्राफी में आप क्या करते हैं? स्टडी ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ऑल मेटालिक मटेरियल, that includes metallic alloys. It can be more precisely defined as the scientific discipline of observing and determining the chemical and atomic structure of spatial distribution of the grains. या जो उसका जो ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन है, ये सब जानने का उसमें आप सीख सकते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है, मतलब उसका बंधारण क्या है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। इंक्लूजन मतलब उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ है, क्या क्या उसमें ऐड किया हुआ है, वो भी आप जान सकते हैं। एंड फेजेस इन मेटालिक एलॉयज, कौन से फेज में है वो, अल्फा बीटा गामा फेज में है, वो हम आयन कार्बन डायग्राम जब हम स्टडी करेंगे उसमें ये बात करेंगे। बाय एक्सटेंशन, उसमें भी थोड़ा और ज़्यादा आप जोड़े तो दिस सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल के ऊपर आप ये कर सकते हैं। सो मेटलोग्राफी क्या है? आप केमिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है, उसका मटेरियल में कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है, उसमें इंक्लूजन क्या है और कौन सा फेज है, ये सब आप मेटलोग्राफी स्टडी करेंगे तो उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यू। Many important macroscopic properties of metallic materials are highly sensitive to the microstructure. कोई भी जैसे जो माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है माइक्रोस्ट्रक्चर के ऊपर। क्रिटिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलोंगेशन, एज वेल एज अदर थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल में कौन कौन सी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन, और केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्ट्रक्चर का ये डायरेक्ट उसमें संबंध है। द अंडरस्टैंडिंग of the relationship between the microstructure and macroscopic properties plays a key role in the development of manufacture of materials and is the ultimate aim of metallography. Ultimate aim metallography का उद्देश्य क्या है सबसे ज़्यादा? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। उसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, जैसे कोई भी मटेरियल आपने यूज़ किया है कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी वर्कपीस बनाने के लिए, तो उसका माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये दो मेटलोग्राफी से आप जान सकते हैं। और उससे उस दोनों का रिलेशन भी होता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर एक्स है तो उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ये होगा, माइक्रोस्ट्रक्चर वाई है तो उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ये होगा, बराबर। तो इस हिसाब से मेटलोग्राफी में आप ये जान सकते हैं। Some of the earliest correlation between the microstructure and macroscopic properties established in
मेटलोग्राफी यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स। मतलब सबसे पहले जब ये उसका माइक्रोस्ट्रक्चर जानने के लिए क्या क्या यूज़ होता था, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट मीन्स नॉट द, आप जो प्रकाश है उसका वो माइक्रोस्कोप नहीं, थोड़ा कम कैटेगरी वाला माइक्रोस्कोप से आप ये जान सकते थे। क्या? ए जनरल इंक्रीज इन यील्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विद डिक्रीजिंग ग्रेन साइज। आपने क्या जाना? तो यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और हार्डनेस इंक्रीज होता है, विथ उसमें क्या होता है, उसका ग्रेन साइज डिक्रीज होता है। Anisotropic mechanical properties with elongated grains or preferred grains orientations. A general tendency of decreased ductility. General tendency क्या है कि ductility decrease होती है with increase in the inclusion content। मतलब आप उसमें जैसे जैसे आप दूसरे पदार्थ, कोई प्योर मेटल में आप दूसरा कुछ ऐड करेंगे तो उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, बराबर है। तो ये हमने ये जो एलोइस था, मेटल एलोइस, वो चैप्टर में भी हमने ये पॉइंट स्टडी किया हुआ था। क्या था कि आप कोई एक प्योर मेटल में कुछ और दूसरा मेटल बना डालते हैं और एलोइस बनाते हैं, तो ओरिजिनल मेटल का जो डक्टिलिटी है उसमें डिक्रीज होता है। चौथा, ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ inclusion content and distribution of fatigue crack growth rates and fracture throughness parameters। मतलब ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसका क्या है, तो इंक्लूजन कंटेंट का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फटिग क्रैक। द एसोसिएशन ऑफ फेलर इनिशिएशन साइट्स विथ मटेरियल discontinuities or microstructural features such as second phase particles। By examining and quantifying a material's microstructure, its performance can be better understood। आप माइक्रोस्ट्रक्चर का आप अभ्यास करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप वो जो मटेरियल जो पर्पस के लिए आपने यूज़ किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। सो मेटलोग्राफी इज़ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस। वो मेटलोग्राफी ऐसा नहीं है कि आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तभी यूज़ होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपोनेंट का पूरा अगर वो यूज़ में है तो आप कोई भी, जैसे मान लो कोई एक कंपोनेंट 10 साल तक चलता है तो 1 साल के बाद में भी आप उसका मेटलोग्राफी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद भी कर सकते हैं, बराबर। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल टू डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल, देन इंस्पेक्शन के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन के दौरान जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो सकती है वो, जैसे मान लो कि आपको प्रोडक्शन के दौरान पता चला कि कोई एक मटेरियल में मेटलोग्राफी करने से पता चला कि उसका ये टेंडेंसी है, तो आप वो टेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए आप आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज भी कर सकते हैं, सो दैट देयर इज़ अ चांस ऑफ बेटर और क्वालिटी प्रोडक्ट। और ये सो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो जब फेलियर होता है या उसका लाइफ ओवर हो जाता है, उसके बाद में भी आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मेटलोग्राफी से जान सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलोग्राफी हेल्प्स टू एंश्योर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। मतलब एक लाइन में हम बोले तो मेटलोग्राफी आप प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी जानने के लिए आप यूज कर सकते हैं। The science of metallography is essentially the study of the structural characteristics or constitutions of metal or an alloy in relation to its physical and mechanical properties। Mainly metallography क्या है? It's a science, बराबर। तो उसमें आप क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द मेटल और एन एलॉय। मेटल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या एलॉय का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बराबर। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने उसका फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसा रहता है ये आप जान सकते हैं।
मेटलोग्राफी कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी। ये मेटलोग्राफी है उसको दो भाग में डिवाइड किया है, मैक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? तो मैक्रोस्कोपी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ मेटल्स बाय अनएडेड आईज और बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप हैविंग longer lower magnification up to 10 times। मैक्रोस्कोपी क्या है? तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेटल या एलॉयज का आप आँख से या माइक्रोस्कोप यूज़ करके आप उसका स्टडी करेंगे तो उसको मैक्रोस्कोपी बोलते हैं। लेकिन आप माइक्रोस्कोप कौन सा यूज़ करेंगे? जिसका मैग्नीफिकेशन अप टू 10 टाइम्स हो। 10 टाइम्स मतलब कोई एक प्रोडक्ट आपको 5 मिलीमीटर लंबा है तो माइक्रोस्कोप के अंडर में आपको वो 50 लंबा दिखना चाहिए। दैट इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ 10 टाइम्स। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ द डिफेक्ट्स। मतलब ये मैक्रोस्कोपी में आपको क्या मालूम पड़ेगा? आपका डिफेक्ट्स का प्रेजेंस है या नहीं है वो मालूम पड़ेगा। दूसरा माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या होता है? तो आप उसमें माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 60 to 2000 टाइम्स होता है। मतलब आप कोई 1 मिलीमीटर लंबा प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर में आपको 60 मिलीमीटर से लेके 2000 मिलीमीटर लंबाई तक का वो दिखेगा। दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या है? तो 60 टाइम्स टू 2000 टाइम्स। मतलब मैक्रोस्कोपी में आपको 10 टाइम्स तक का दिखता है तो सिर्फ आप उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट वो आप जान सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपी का मैग्निफिकेशन कितना है? 60 टू 2000 टाइम्स। ड्यू टू हायर मैग्निफिकेशन इट इज़ पॉसिबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेन साइज, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि मैक्रोस्कोपी में क्या था? आप उसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है वो जान सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपी में आप क्या जान सकते हैं? डिफेक्ट तो जान सकते हैं, उसके उपरांत जो भी मटेरियल है उसका ग्रेन साइज क्या है, उसका शेप क्या है और उसका ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी आप जान सकते हो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेक्निक्स क्या क्या है? हम ये पूरा आपका सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि देयर आर वेरियस 9 डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ब्राइट फील्ड, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन, डार्क फील्ड, डिस्पर्सन स्टेनिंग, फेस कंट्रास्ट, डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट, इंटरफेस रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस एंड कॉन्फोकल। These are the 9 basic microscopic examination techniques. Now, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो उसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले तो एक आपके पास स्पेसिमेन होना चाहिए। स्पेसिमेन या मीन्स आपका कंपोनेंट होना चाहिए। तो प्रोसीजर फॉर स्पेसिमेन, तो जो आपने जो स्पेसिमेन या कंपोनेंट लिया है उसमें आपको क्या करना है? तो वो स्पेसिमेन का प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन मतलब सबसे पहला है उसमें सैम्पलिंग और दूसरा है पॉलिशिंग। सैम्पलिंग वो हम डिटेल में देखेंगे। पॉलिशिंग में 2 टाइप के पॉलिशिंग है, रफ पॉलिशिंग एंड फाइन पॉलिशिंग। नाउ सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग में 3 डिफरेंट उसके मेथड तो एक ही है लेकिन 3 उसमें एक्टिविटीज़ है। तो सैम्पलिंग क्या करना पड़ेगा? तो एक तो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, जो आपने स्पेसिमेन यूज़ किया है उसमें से आप कौन सा सेक्शन में आप माइक्रोस्कोपी करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द वो जो स्पेसिमेन यूज़ किया है आपने सिलेक्ट किया है उसका साइज कौन सा है। ये 3 चीज़ आपको सैम्पलिंग में करने की रहती है। आई एम रिपीटिंग, 3 जो चीज़ करनी है, एक तो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करना है, सेकंड वन इज द सिलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन मीन्स मान लो कोई एक स्पेसिमेन आपने यूज़ किया है तो आप
टॉप एरिया पे आप माइक्रोस्कोपी करना चाहते हैं, बॉटम पे करना चाहते हैं, साइड में करना चाहते हैं या कहीं पे और करना चाहते हैं, तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ सेक्शन हुआ। एंड थर्ड वन इज द साइज ऑफ द स्पेसिमेन, उसका स्पेसिमेन का साइज कौन सा रहेगा, ये आपको सैम्पलिंग में नक्की करने का होता है। द स्पेसिमेन शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड सो दैट द its characteristics of the material and should fulfill the object of the examination। आपका स्पेसिमेन सैम्पलिंग सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आपको जो एग्जामिनेशन करना है, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करना है, वो आपका फुलफिल हो। इफ इट इज़ टू बी डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेटल इज एनल और कोल्ड वर्क कंडीशन, देन द स्पेसिमेन मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द लॉन्जिट्यूडल सेक्शन। आपको अगर पता है कि ये जो आपने स्पेसिमेन सिलेक्ट किया है वो एनलिंग किया हुआ है या कोल्ड वर्क किया है, तो आपको जो भी आपका स्पेसिमेन है उसको लॉन्जिट्यूडल सेक्शन में आपको उसको एग्जामाइन करना है। सेकंड चीज़ क्या होती है, पहला हुआ सैम्पलिंग, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, दूसरा हुआ सैंपल सिलेक्ट करने के बाद उसको आपको पॉलिशिंग करना है। पॉलिशिंग में दो चीज़ है, रफ पॉलिश और फाइन पॉलिश। रफ पॉलिशिंग में क्या होता है, देन यू हैव टू टॉप, आप जो भी स्पेसिमेन है उसका टॉप एंड बॉटम सरफेस आपको फ्लैट करना है और पैरेलल करना है एक दूसरे से। मान लो कि कोई एक सरफेस आपने किया है तो दूसरा सरफेस, उसका नीचे वाला सरफेस उसको पैरेलल हो। ऐसा नहीं कि नीचे वाला को कोई एक डिग्री में किया है, ऊपर वाला कोई अलग डिग्री में किया है। सो दोनों सरफेस को आपको मशीनिंग करना है या पॉलिशिंग करना है, एंड यू हैव टू मेक इट फ्लैट एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको उसको रफ पॉलिशिंग करना है देन यू हैव टू यूज़ द फाइल। जो आपको जो वर्कशॉप में जो फिटिंग शॉप होता है उसमें जो फाइलिंग होता है वो फाइल आपको यूज़ करना है, और बाय द मशीनिंग, मशीनिंग मतलब आपको वो लेथ के ऊपर पकड़ के आपको उसको फेसिंग करना है, बराबर। सो दैट उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि आपने ये रफ पॉलिशिंग का काम ख़त्म किया है। लेकिन ये रफ पॉलिशिंग करने के दौरान अगर आप फाइलिंग करते हैं या मशीनिंग करते हैं तो आपका जो भी सैंपल है या जो वर्क पीस है वो हीट होता है, गर्म होता है, सो दैट आपको उसको पानी में डाल के उसको ठंडा भी करना है। ये एक्टिविटी आती है रफ पॉलिशिंग में। फाइन पॉलिशिंग, during this stage of polishing, scratches introduced by number 000 paper or 600 paper are completely removed and specimen surface becomes scratch free। आप जो रफ पॉलिशिंग करते हैं तो उसमें स्क्रैचेस वो दोनों फेस पे, टॉप और बॉटम फेस में होती है। तो आपको 40 नंबर का पेपर या 600 साइज नंबर का पेपर लेके आपको उसके ऊपर रब करना है, सो दैट जो भी स्क्रैचेस है वो निकल जाए। टाइम रिक्वायर्ड इन फाइन पॉलिशिंग डिपेंड्स ऑन द केयर विथ विच वी कैरीड आउट द रफ पॉलिशिंग। अगर रफ पॉलिशिंग में बहुत कम स्क्रैचेस आएगी तो आपको फाइन पॉलिशिंग में टाइम कम लगेगा। सो रफ पॉलिशिंग आप जब करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रख के करें, सो दैट देयर शुड बी लेस स्क्रैचेस, सो दैट यू कैन सेव द टाइम फॉर द फाइन पॉलिशिंग। एक और मेथड है पॉलिशिंग का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग। In electrolytic polishing, the specimen to be polished is made anode। मैं आपको उसके बाद में एक फिगर दिखाऊंगा, वो फिगर में आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग क्या होता है। तो आप जो स्पेसिमेन है आप उसको एनोड के तरफ पे आप यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाएंगे, एंड बाय यूजिंग ए सुटेबल कैथोड। दूसरा आपको जो कैथोड यूज़ करना है, ए डायरेक्ट करंट इज पास from an external source which results in the anodic dissolution। Experimental setup for the electrolytic polishing is shown in the figure। ये जो आपका जो फिगर है उसमें ये दिखाया हुआ है। जैसे येलो कलर का जो है सेंटर में वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, नीचे उसमें कैथोड यूज़ किया है, एक स्टरर है। स्टरर क्या करता है, ये सॉल्यूशन को आप वो घुमाते रहता है। एक थर्मोमीटर रखा है, सो दैट
आप अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो आप उसमें डीसी करंट जो दिया है वो आप बंद करेंगे, और जो स्पेसिमेन है उसको आपने एनोड बनाया हुआ है, और इस तरह से आप इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ईचिंग। ईचिंग क्या होता है? तो ऑल दो सर्टेन इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम एज पॉलिश स्पेसिमेन। अगर आपने फाइन पॉलिशिंग भी कर दिया है उसके बाद में आपको ईचिंग करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका दो प्रोसीजर है, बराबर। तो पहले मैं आपको ईचिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑल दो सर्टेन इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम एज पॉलिश स्पेसिमेन, बट पॉलिश स्पेसिमेन में अगर आप माइक्रोस्कोपिक उसका स्टडी करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, थोड़ी बहुत मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको उसको इचिंग करना पड़ता है। लेकिन इचिंग इज अ प्रोसेस डन ऑन पॉलिश सरफेस। जो आपने जो फाइन पॉलिशिंग किया है उसके ऊपर आपको इचिंग करना है, सो दैट द स्ट्रक्चरल डिटेल्स आर रिवील्ड बाय द माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप से आप उसका स्ट्रक्चर डिटेल्स निकाल सकते हैं। इचिंग रिएजेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू द पॉलिश सरफेस ऑफ ए स्पेसिमेन। आप जो स्पेसिमेन है उसका पॉलिश सरफेस पे इचिंग रिएजेंट्स जो है वो आप अप्लाई करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उसका दो मेथड है। देयर आर मेनली टू मेथड्स फॉर इचिंग, इमर्जन मेथड और दूसरा स्वेबिंग मेथड। इमर्जन मेथड में क्या होता है? तो इमर्जन मेथड में क्या होता है? द इचिंग एजेंट जो होता है, मतलब इचिंग जो एजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे। इन इमर्जन मेथड द एजेंट इज टेकन इन ए स्मॉल ग्लास कंटेनर और इन ए डिश। आपका स्पेसिमेन कैसा है, कौन से साइज का है, इस हिसाब से अगर आपको डिश में लेना है या प्लेट में लेना है या स्मॉल कंटेनर में या कोई ग्लास में लेना है, उसमें आप इचेंट या इचिंग एजेंट लेंगे, और आपका जो वर्क पीस है आप उसमें डुबोएंगे पूरा, बराबर है। तो कैसे डुबोएंगे? विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब कोई पकड़ने वाला, जैसे कोई चिपिया है इस हिसाब से, या डायरेक्टली यू कैन आपका फिंगर टिप से पकड़ के आप उसमें डाल सकते हैं। ड्यूरिंग इचिंग जो आपने जो फाइन पॉलिशिंग किया हुआ है वो सरफेस क्या होगा? थोड़ा डल हो जाएगा। तो ये जो दोनों सरफेस आप टॉप और बॉटम जो आपने फाइन पॉलिशिंग किया है वो डल हो जाता है। ईचिंग प्रोसेस शुड बी स्टॉप एज सून एज द डिजायर्ड डिग्री ऑफ डार्कनेस इज ऑब्जर्व। आपको जितना डल चाहिए वो मिल जाए उसके बाद में आपको वो कंपोनेंट इचेंट में से बाहर निकाल देना है, और बाहर निकालने के बाद आपको उसमें मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आपको उसको साफ़ करना है, और वो साफ़ करने के बाद आपको उसको पानी से भी साफ़ करना है, और पानी से साफ़ करने के बाद आप उसको गर्म हवा से सुखाएंगे। तो ये हुआ आपका इमर्जन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? तो स्वेबिंग मेथड। स्वेबिंग मेथड में क्या है कि आपको इंस्टेड ऑफ डिपिंग दिस वर्क पीस इन द इचेंट, आपको उसको क्या करना है? जो एक प्योर कॉटन का जो क्लॉथ होता है जो सबसे क्लीन होता है, आपको वो पॉलिश सरफेस को उसके ऊपर रब करना है और उसको आपको डल करना है। इन स्वेबिंग मेथड द पॉलिश सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन इज टू बी स्वेब्ड विथ ए सॉफ्ट कॉटन विच इज सैचुरेटेड विद द इचेंट। लेकिन वो जो कॉटन होता है उसमें इचेंट तो होता ही है। पहले क्या था? इमर्जन मेथड में आप पूरे का पूरा वर्क पीस इचेंट में डालते थे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्लीन क्लॉथ है कॉटन का उसको आपको इचेंट में डुबोने का है, और उसके बाद में आपको स्पेसिमेन को उसके ऊपर रब करना है। और कब तक रब करना है? जब तक आपका पॉलिश सरफेस आपको जितना भी डल चाहिए वो डल हो जाए, तब का आपको उसको स्वेबिंग करना है। तो ये इचिंग का दो प्रोसीजर है, इमर्जन मेथड और स्वेबिंग मेथड। अभी ये जो आपका वर्क पीस तैयार हो गया उसके बाद में आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में ले जाएंगे। माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग मोर रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन सो दैट फाइनल डिटेल्स कैन बी क्लियरली एग्जामाइंड।
वो माइक्रोस्कोप कैसा होना चाहिए, उसका मैग्निफिकेशन 60 टाइम्स टू 2000 टाइम्स का होना चाहिए। ये फिगर में आपको दिखाता हूँ कि जो माइक्रोस्कोप कैसा होता है। तो ये माइक्रोस्कोप ऐसा होता है। आप लाइट सोर्स है आपके राइट हैंड साइड पे, वहाँ सबसे नीचे आपने स्पेसिमेन रखा है, एक जो प्लेट रखा हुआ है, ग्लास प्लेट है, वो आपका जो लाइट सोर्स है उसके ऊपर जाता है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे स्पेसिमेंस पे आता है, और स्पेसिमेन से वो लाइट ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपका आई पीस है उसमें आता है, और वो आपका जो स्पेसिमेन है उसमें सरफेस में क्या क्या चीज़ है वो आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा उसका बताता हूँ। मैं ये जितना बोला ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब और सम सुटेबल सोर्स फॉल्स ऑन सिल्वर्ड पोर्शन ऑफ ए सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट kept at 45 डिग्री टू द वर्टिकल एक्सिस इन द मूवेबल ट्यूब। बराबर है। कोई एक सोर्स से आपको लाइट प्रसार करने का है, वो लाइट जो एक सिल्वर कोटेड सिल्वर ग्लास प्लेट का जो एक प्लेट रखा है वो कैसा है, आपने इंक्लाइन किया है कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री में, वो उसके ऊपर टकराता है। दिस लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड नीचे आता है, ट्रैवल थ्रू द ऑब्जेक्टिव एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन, जो सबसे नीचे स्पेसिमेन रखा है उसके ऊपर वो आता है। द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय फ्लैट एंड पॉलिश स्पेसिमेन सरफेस ट्रैवल थ्रू द ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट एंड कम टू द आई पीस, वो नीचे से टकरा के वापस ऊपर आपका आई पीस जो रखा है वहाँ पे जाता है। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नाउ देर आर 6 questions that you have to answer. Number 1, what is metallography? Number 2, explain correlation between microstructure and macroscopic properties. Third one, which are the microscopic examination techniques? जो मैंने 9 लिखा था वो, these are the 9 different microscopic examination techniques. Explain sampling and polishing. Explain electrolytic polishing with sketch. Explain functioning of optical metallurgical microscope with sketch. Thank you.